और अब समाचार विस्तार से। पाली निवासी बालिका के साथ दुष्कर्म कर पीसागन में गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस पर परिजनों ने जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। दोनों गेटों पर पुलिस तैनात है और अंदर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, एक खतरनाक दर्दनाक घटना ये हमारे अजमेर जिले में घटी है, उसी को लेकर ये पूरा पुलिस जाब्ता आप देख सकते हैं। मोर्चरी जो जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी है उसको पहले की बात है जब दिल्ली में इसी तरह का एक गैंगरेप जो निर्भया हत्याकांड हुआ था वो हुआ था और उसमें भी जो है उस बालिका की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके साथ चलती बस में जिस प्रकार से दिल्ली में जगह जगह रोककर और जो है खतरनाक गैंगरेप हुआ था, उसी को लेकर उसी तरीके का हम इसको कह सकते हैं, उससे भी दर्दनाक इसको कह सकते हैं कि आज जो है पीसांगंज थाना क्षेत्र में इस तरीके की दर्दनाक घटना सामने देखने को मिली है, जिसमें मैं एक बालिका के साथ में कुछ लोगों ने, कुछ दरिंदों ने जो है गैंगरेप किया और उसको गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी का ये नज़ारा हम आपको लाइव के माध्यम से बता रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे जो कैमरे की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिख रही होंगी। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस तैनात है, किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। एक सामने आई है जिसमें एक बालिका के साथ में कुछ दरिंदों ने गैंगरेप करके उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, आनंद पाल के जो भाई हैं मंजित पाल जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और पूरा जो मामला है वह किस तरह का ये मामला है सामने आया। ये हत्या और रेप का मामला है और प्रशासन इसमें कर रहा है। तो ये कौन सा थाना? पीसांगन। किस तरह की सूचना आप लोगों को मिली और कब आप ये बाद में कर लेते हैं, आप हम थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, बताइए। ये पाली जिले के रास जो गांव है, पीसागन की घटना है और रावणा राजपूत समाज की एक बच्ची के साथ जिस प्रकार रेप करके उसकी निर्मम हत्या की गई है, उसके खिलाफ सभी लोग यहाँ आक्रोश है। पूरे राजस्थान में 36वीं कौम के लोग यहाँ, पूरे वहाँ के 10-15 सरपंच हैं और वहाँ का पूरा मार्केट बंद है अभी भी पाली जिले में। जिस गांव की घटना हम श्री सीमेंट और अजमेर रीजन थैलेसेमिया वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। थैलेसेमिया सोसाइटी के द्वारा लगाया जा रहा है ये कैंप श्री सीमेंट भांगर के अंतर्गत लगाया गया है। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और श्री सीमेंट के तत्वावधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर श्री सीमेंट कैंपस ग्राम राज तहसील जैतारण जिला पाली में संपन्न हुआ। इस शिविर में 64 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। ईश्वर पारवानी ने बताया कि कैंप में श्री सीमेंट के अधिकारी, कर्मचारियों और स्टाफ के द्वारा रक्तदान किया गया। 73वां कैंप थैलेसेमिया सोसाइटी के द्वारा लगाया जा रहा है। ये कैंप श्री सीमेंट भांगर के अंतर्गत लगाया गया है। ये जो प्लांट है वो रास में है, जो कि जैतारण तहसील में आता है, पाली जिला के अंतर्गत आता है। ये जितना भी हमारा उद्देश्य ये रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट किया जाए कि अधिक से अधिक लोग ब्लड डोनेशन करें, ताकि जो ब्लड प्राप्त हो वो जो इस संस्था के अंतर्गत थैलेसेमिया सोसाइटी के अंदर 253 बच्चे रजिस्टर्ड है, उनको निरंतर रक्त संचरण के लिए उस ब्लड का उपयोग किया जा सके। हमारा आज का टारगेट 75 से 100 यूनिट है। अभी तक 40 यूनिट जो है डोनेशन हो चुका है और संभवतः ये हम जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ लोगों में बहुत ही रुझान है ब्लड के डोनेशन के प्रति। किसी ने 10 बार दिया है, किसी ने 6 बार दिया है, किसी ने 17 बार दिया है। इस प्रकार से हर साल वे ब्लड डोनेशन करते रहते हैं और इसी अति उत्साह को देखते हुए ये लगता है कि समाज में ब्लड डोनेशन के प्रति बहुत जागरूकता पैदा हो रही है। सोसाइटी के द्वारा हर तहसीलवार ब्लड डोनेशन कैंप किए जा रहे हैं। 27 तारीख को पुनः अजमेर में ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा, जो कि वृहद स्तर पर किया जाएगा, जिसमें 350 से लेकर 400 यूनिट डोनेशन किया जाएगा। इस प्रकार ब्लड डोनेशन करके समाज में जागृति पैदा की जा रही है, उत्साह पैदा किया जा रहा है। साथ ही साथ बिना ब्लड के
किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो, बिना बेड के कोई व्यक्ति परेशान न हो। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है, सबको बेड अवेलेबल हो सके और बिना। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में 4 दलों के द्वारा मिलकर सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन के नाम से नया मोर्चा तैयार किया गया। इस संबंध में चारों दलों के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। बजाय राष्ट्रीय और ऐसे मुद्दे उछाल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसका भारतीय ट्राइबल पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन 4 दलों के गठबंधन के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर राजस्थान में सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन के नाम से तीसरा मोर्चा तैयार करने के बारे में जानकारी दी गई। आज 1 साल पहले इस चुनावी रैंड में आई 2 MLA जीते, 148 पंचायत समिति सदस्य हैं, 13 जिला परिषद सदस्य हैं और डूंगरपुर में आपने सुना होगा कि एक बीटीपी का जिला परिषद सदस्य कम रहते हुए भी बीजेपी कांग्रेस, जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो दोनों मिलकर जिला प्रमुख बना के बैठे हैं। इससे पूरे देश को बीटीपी ने संदेश दिया कि इनका चरित्र क्या है और पूरे देश में बीटीपी आई, बिना पैसे से चुनाव लड़े और आज हमारे 2 विधायक विधानसभा में, छोटू भाई महेश भाई भी विधानसभा में। एक आज तक 70 साल में जिस तरह से इन लोगों को दबाया गया, भूमि से विस्थापित किया गया, जंगलों से विस्थापित किया गया, उनके युवाओं के साथ में बोलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, तो बिना किसी फंड के पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 विधायक राजस्थान में जिता के दोनों बीजेपी कांग्रेस को ये संदेश दिया है और महागठबंधन भी उस रूप में जाएगा कि बिना पैसे भी जनता एक दिन खड़ी होगी और आपकी भ्रष्ट नीतियों, आपकी वेदा खिलाफी के विरुद्ध ये जनता एकजुट होगी और आप स्थानीय मुद्दों को समाधान के बजाय राष्ट्रीय और ऐसे मुद्दे उछाल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसका जवाब आने वाले टाइम में महागठबंधन देगा और महागठबंधन के बैनर तले ये चारों राजनीतिक पार्टियां लास्ट बूथ लेवल पर अपने अपने स्तर पर काम करेगी और आने वाले टाइम में ऐतिहासिक सोच में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। सत्ता में बैठना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, एक लड़ाई वो लड़ते सत्ता हासिल करनी धन बल और ताकत से, सवाल वो नहीं है। जनता को वो चीजों से अवगत कराएंगे जो 70 साल से आज तक किसी ने बताया और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी रणनीति बूथ लेवल पर आने वाले टाइम में। 2 पॉलिटिकल पार्टी है, उनके गठबंधन के बारे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको बता देना चाहता हूं कि 15 जिलों में हमारी एसडीपीआई की जिला कमेटियां पहले से मौजूद है और इस वक्त हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है राजस्थान में लोकल बॉडी इलेक्शन में तकरीबन 30 से 40 हमारे लोकल बॉडी इलेक्शनों में पार्षद जीते हुए हैं और अम्बेडकर आपके साथ जिस तरीके से आप बताएंगे भारतीय ट्राइबल पार्टी के बारे में, तो आपके 2 MLA हैं राजस्थान में और आपके सैकड़ों जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य राजस्थान में इलेक्ट होकर आ चुके हैं। आप सिर्फ संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन पूरे राजस्थान के एक बूथ पर हम एक संगठन खड़ा करने वाले हैं। इस तरीके की प्रक्रिया हम लोग हमारी चल रही है। बिल्कुल हम हर उस मुद्दे को हमने उठाया है जनता के बीच में और जहां तक दलित समाज और बहुजन समाज के मुद्दे हैं, जब भी उनके साथ अत्याचार हुआ है हम उन मुद्दों के खिलाफ सड़कों पर आए हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तो जानी ही सिर्फ सड़कों की पार्टी के नाम से जाती है। हम विरोध प्रदर्शन में हमारी जो पॉलिटिक्स है वो एजिटेटिव पॉलिटिक्स है। पहला हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम दूसरा मानते हैं, लेकिन गठबंधन में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहले है, बाकी एसडीपीआई एजिटेटिव पॉलिटिक्स में पहले है। हमारे आदिवासी समाज, माइनॉरिटी का और समाज के नहीं, वंचित लोगों की बात है, तमाम मजलूमों की बात है। जो भी मजलूम है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मजलूम कोई भी है, हमारा ये महागठबंधन मजलूमों। शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के पहले दिन के अवसर पर सिंधुपति महाराजा दाहर सिंह स्मारक पर संतों के सानिध्य में राज्य स्तरीय एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाहर से आए संस्था के पदाधिकारी और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
आजादी में अपना परिवार को नहीं, अपनी पूरी राष्ट्रभूमि को समर्पित होते हुए अपने को कुर्बान करने वाले हमारे हेमू कालानी हमारे शहीद रहे। निश्चित रूप से हमें सभी को इस चीज के लिए गर्व है। मुझे मंच की तरफ से आदेश हुआ है कि मैं इस स्मारक के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दूं। मैं जानकारी दूं उससे पूर्व मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रांगण में आप सभी आए हैं तो इस प्रांगण में इस मंच पर या यहाँ पर जहाँ पर विराजमान है यहीं पर बैठ के न चले जाएं। ये पूरा स्मारक एक बार पूरा भ्रमण करके जाएं। इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारियां हैं, सिंध को जीवंत रखने वाली जानकारियां हैं, उनको आप देखकर जरूर जाएं। 25 वर्ष पूर्व हमारे विचार परिवार के बड़ों ने सोचा और ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ऐसे वीर जिनकी स्मृति अजमेर में होनी चाहिए, उन्होंने निर्देशित किया। इसके ऊपर योजना बनी। योजना बनने के बाद उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी के कार्यकाल में और नगर सुधार न्यास के अंदर श्री अवकाश सिंह जी लखावत को जब चेयरमैन बने तो उन्होंने 25 वर्ष पूर्व, आज 25वां वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है, 25वें वर्ष पूर्व इस स्मारक की योजना बनकर इसको पूर्व किरदारी तरीके से इसको प्रारंभ किया। इस पूरे प्रांगण के अंदर इन बगीचों के अलावा विशाल मूर्ति महाराजा दाहर सेन की है, हमारे सिंध के सपूत हेमू कालानी जी की, सोडा जी की, संत कंवरराम जी की, विवेकानंद जी की, गुरु नानक साहब की मूर्तियां भी यहाँ पर विराजमान हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी शिलाएं लगी हुई हैं। उन शिलाओं के ऊपर इस पूरी पूर्व की सभी जानकारियां इन सब चीजों के अंदर है। निश्चित रूप से महाराजा दाहर सेन स्वयं बलिदान नहीं हुए, उनकी पत्नी लाडीबाई ने भी जौहर किया, वो भी इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो गई। ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ही कम मिलता है कि उनके बच्चे भी उन सब चीजों के अंदर अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी की खुशबू के लिए कुर्बान हो जाए। पूरा परिवार इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो गया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो ऊपर संग्रहालय बना हुआ है, उस संग्रहालय के ऊपर कई सारी जानकारियां सिंध से संबंधित, वेशभूषा के बारे में, खान पान के बारे में, हमारे संत महात्माओं के बारे में, और सबसे बड़ी चीज 1947 के अंदर जब हमारे बड़ों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, उस समय की जो दिक्कतें, परेशानियां, उनका भी पूरा प्रदर्शन ऊपर किया गया है। उसे भी आप देखकर अवश्य जाएं। प्रतिवर्ष यहाँ पर बलिदान दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय सम्मान का कार्यक्रम 16 जून को आयोजित होता है और 25 तारीख को 25 अगस्त के दिन उनकी जयंती के दिन यहाँ पर कार्यक्रम 2 आयोजित होते हैं। उसके अलावा राज्य भर के लोग यहाँ पर आते हैं। आप लोग भी कहीं पर जाते हैं तो इस दाहर सेन स्मारक के बारे में उनको जानकारी अवश्य दें। निश्चित रूप से वो देख के जाएंगे तो हमारे समाज को आगे इसकी जानकारी देंगी। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। पूज्य सिंधी पंचायत, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन को जोड़ करके भारतीय सिंधु सभा ने इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाया है। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन साहेब, महामंडलेश्वर प्रेम प्रकाश आचार्य, स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज साहब का आशीर्वाद, शहदानी दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ से आशीर्वाद, वह देश भर में जितने भी सनातन धर्म के धर्म स्थान हैं वहां सबसे आशीर्वाद लेकर के भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ता देश भर में इसी राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाषा के लिए काम हो, संस्कार केंद्र के लिए काम हो, श्रीमद् भागवत कथा प्रकाशन और देश भर में उसके लिए स्थापित करने की बात हो, भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ता सभी में सहभागी हैं। यूं कहना है कि किसी भी काम को करना नहीं और किसी को छोड़ना नहीं है, ऐसे संकल्प लेते हुए सभी को जोड़ के भारतीय सिंधु सभा के काम आगे से आगे चलते रहे।
उसी की कल्पना है। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारियों की कल्पना थी कि शहीद हेमू कालानी का यह जो जन्म शताब्दी का अवसर आ रहा है, इसको भी राज्य स्तर में प्रारंभ करें। और जब केंद्र में योजना भेजी गई तो केंद्र के सभी प्रदेशों द्वारा आज देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। और आप सबके लिए गौरव की बात है कि संसद के अंदर माननीय अध्यक्ष लोकसभा जो है, उन्होंने भी कार्यक्रम सुबह आयोजित करवाया और शुभ संदेश दिए हैं कि ऐसे वीर महापुरुषों के जीवन से हमें संकल्प लेना चाहिए, देशभक्ति की भावना युवा तक पहुंचानी चाहिए। महामंडलेश्वर जी कहीं स्वच्छता के कारण आने में असमर्थ रहे, लेकिन उनका शुभ आशीष हमारे साथ मिला। आज ऑनलाइन उनका आशीर्वाद आया। हमारे महामंत्री महंत स्वामी श्यामदास जी, उनका संदेश प्राप्त हुआ। और सहयोग से देखो, जब कार्य होता है तो विघ्न भी बहुत आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भगत राम जी छावड़ा साहब को उपस्थित होना था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको किसी ऐसे केस की वजह से सुनवाई के लिए रोकना पड़ा, कोर्ट ने अनुमति नहीं दी आज आने की। 2 पदाधिकारी अपने आज उस कार्य की वजह से रुके हुए हैं, वरना आज मंच पे यहाँ होकर हमारा मार्गदर्शन करते। उन्होंने भी शुभकामना संदेश भेजा है कि देश में अंदर भारतीय सिंधु सभा की हर छोटी से छोटी इकाई का कार्यकर्ता समाज को जोड़ने का काम करेगा। ऐसे वीर महापुरुषों के बलिदान से प्रेरणा लेके समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए काम करेगा। और वर्ष भर इसी तरीके से जो आज रचना रखी गई है भाई मोहनलाल वाधवानी साहब द्वारा कि प्रत्येक रविवार को प्रत्येक इकाई द्वारा कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कार्यक्रम होगा, घर घर में शहीद हेमू कालानी के जीवन परिचय का पहुंचेगा। ये संकल्प हमने आज सब मिलकर के ये पवित्र स्थान से लिया है। हिंगलाज माता के चरणों में बैठ के पूजा अर्चना की है और यही प्रार्थना राष्ट्र रक्षा संकल्प लिया है कि सिंध मिलकर अखंड भारत होगा और हम अपनी जीवन काल में इस मातृभूमि की सेवा करने सिंध बिना पासपोर्ट वीजा के चलेंगे और अखंड भारत के दर्शन करेंगे, महापुरुषों के तपोभूमि के दर्शन करेंगे। मैं समझता हूं संतों महात्माओं का संकल्प है, ये निश्चित ही फलित होता है। साधु जी बैठी हुई हैं, हम कितने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उस शहीद हेमू कालानी के परिवार से जुड़ाव हमारा है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर मोर्चा द्वारा राजस्थान में महिलाओं के साथ बढ़ रही घटनाओं के संदर्भ में जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया गया। मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान में 21 से 24 मार्च तक के जो अभी लगातार जिस प्रकार से पाली में जो घटना हुई है, धौलपुर में हुई है और अन्य स्थानों पर जो अनुसूचित जाति महिलाओं के साथ में जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हमारे प्रदेश के नेतृत्व में एक महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। और माननीय हम भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर व देहात की तरफ से संयुक्त कार्यकर्ताओं के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय साहब को हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि भाई हमारे जो राजस्थान में दलित सरकार, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और कांग्रेस सरकार आंख बंद करके अपनी सरकार बचाने में बैठी है। क्योंकि आए दिन बलात्कार के मामले आप देखते हो, अखबार के माध्यम से पढ़ते हो, मतलब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई सरकार नहीं है राजस्थान के अंदर, सिर्फ अपनी वो कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। और आप देख रहे हो थोड़ी घोषणाएं करके वो वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। पर आप सरकार के माध्यम से कम आप सुरक्षा तो दे सकते हो। सुरक्षा के नाम पर लिपापोती की जाती है, दलितों के जो मामले होते हैं उसके ऊपर एफआईआर लगा के उसको अतिश्री कर लेते हैं। तो ये आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करना है कि हमारा जो ज्ञापन दे रहे हैं उसको उचित कार्रवाई करते हुए महामहिम राज्यपाल के यहाँ भिजवा जाए और सभी पे जो जितने अभी जो अत्याचार हुए हैं दलितों पर उनके खिलाफ। राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित श्री रामवन गमन पथ यात्रा ने जगदलपुर से उड़ीसा के जयपुर के लिए प्रस्थान किया। यात्रा का श्रद्धालुओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। साथ ही कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कवि मंच की काव्य यात्रा छत्तीसगढ़ से ऐतिहासिक सीताकुंड पहुंची। कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम गणेशी लाल जी अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। महामहिम का स्वागत पारंपरिक वेशभूषा में वनवासी बोड़ा छात्राओं ने किया। लोक वाद्यों के साथ वे वहां आए। मलकानगिरी के घंघौर जंगलों में सीताकुंड स्थित है। राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष
जगदीश मित्तल जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ललित कुमार शर्मा जी, पीके आजाद जी, डॉक्टर शंभू मनहर जी, किशोर पारेख जी, सुरेंद्र नायक जी व अन्य का स्वागत किया। महामहिम ने कहा कि मां सीता में कोटि कोटि पार्वती विद्यमान है। भगवान राम को शबरी में तीनों माताओं के दर्शन हुए। उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय कवि संगम व 1 लाख रुपए की राशि बोड़ा नृत्यांगनाओं को भेंट करने की घोषणा की। वहां के स्थानीय प्रशासनिक बंधुओं का सम्मान किया। जो 13 जिलों में जिनको उनको मैं कुछ संख्या में बुलाऊंगा रात, और अगर जाने का हुआ, जैसे कोरोना का भी कुछ खतरा नहीं है, जाने का हुआ तो हम जाएंगे और घरों में भी जाएंगे। सर एक और सवाल था, मतलब रामायण सर्किट जो बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जो नेपाल और भारत श्रीलंका को लगा के केंद्र सरकार का सबसे मजबूत प्रोजेक्ट माना जाता है टूरिज्म को लेकर, क्या इस टूरिज्म के साथ हमारा भंडारी और मलकानगिरी का जो 2 जगह है इसको लिया जाएगा? अभी भी कोरापुट में और सोनपुर में अभी इको रिट्रीट चलने वाला था, लेकिन समाहौर अगर वो ठीक से काम नहीं कर सके इसलिए उनका कैंसिल हो गया। लेकिन अगली बार इको रिट्रीट भी यहाँ रहेगा, और इसलिए इको रिट्रीट भी रहेगा तो कोरापुट, कालाहांडी और मलकानगिरी ये सब लोग भी ये भी बीच में इंक्लूड रहेगा। 13 का 13 जिला जो भी है, जिम्मेवारी बेसिकली राष्ट्रपति महामहिम महोदय की तरफ से गवर्नर्स को रहती है। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है, और अभी भी मैंने यही बोला कि सीता तो महारानी बन गई हैं, तो गोंडा जाति के लोग तो महारानी बनेंगे। भगवान राम वनवास में जिन स्थानों पर गए उन सब स्थानों पर राष्ट्रीय कवि संगम की यह काव्य यात्रा अशोक वाटिका से प्रारंभ हुई है। महाशिवरात्रि को रामेश्वरम पर ये रथ लेकर के हम निकले और रामनवमी पर अयोध्या में जाकर यात्रा संपन्न होगी। हम लोग ये मानते हैं राम जी वनवास में जाते समय जिन लोगों से मिले, जिन लोगों ने उनका सहयोग किया, उन लोगों को ये भी कहा कि वापस आते समय फिर मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल पाए क्योंकि पुष्पक विमान से जाना उनकी अनिवार्यता हो गई भरत के कारण से कि मैं एक दिन भी लेट हुए 14 साल से, तो मैं नहीं मिला। तो इस कारण से वो रास्ते के लोगों से नहीं मिल पाए, और रास्ते भर के लोग यानी आज जो यहाँ उड़ीसा में लोग रह रहे हैं, मलकानगिरी क्षेत्र में रह रहे हैं, इनके पूर्वज जिन्होंने राम जी का सहयोग किया होगा। साय विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे जयपुर ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात वंदे उत्कल जननी के साथ किया। भरपूर श्रोताओं के मध्य रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से शाम को यादगार बनाया। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य द्वारा मनमोहक रामायण की प्रस्तुति दी व गुजराती समाज की ओर से गरबा प्रस्तुत किया गया। सत्यनारायण जी मौर्य ने अपने जीवन में अच्छाई को अपनाने पर बल दिया। जगदीश मित्तल जी, महेश शर्मा जी, डॉक्टर शंभू जी व अन्य कार्यकर्ताओं व कवियों का सम्मान किया गया। अग्रसेन समिति मयंक अग्रवाल जी, गजानन शर्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मारवाड़ी समाज व स्थानीय जनसाधारण का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पुष्पा सांधी व साक्षी गोपाल पांडा जी ने किया। जान जाए पर वचन टूटे नहीं अपना, वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है। वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है। उठाइए जोरदार तालियां भाई किशोर पारेख जी की अगवानी में। क्या कहीं केवट को सम्मान दिलाना, कहीं शबरी को सम्मान दिलाना। जैन धर्म के प्रवर्तक श्री 1008 आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव 26 मार्च को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में जैन भवन में समाज द्वारा आचार्य अनुभव सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन 26 मार्च को उनका जन्म कल्याणक, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक श्री 1008 आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव 26 मार्च को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास
उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इससे पूर्व मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का कार्यक्रम 24 मार्च को आयोजित किया जाएगा। शनिवार को साइकिल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई लाल कोठी पर समापन होगा। संपूर्ण विश्व में भारत को ऋषि मुनियों का देश माना जाता है और एक विश्व आइकन के रूप में हमारे यहाँ भगवान महावीर, भगवान राम और हनुमान आदि की प्रेरणा हम लोगों को मिलती रही है। ये अप्रैल का जो पूरा महीना है और मार्च का जो महीना है हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में भारतीय संस्कृति का उत्थान जिन महापुरुषों के माध्यम से हुआ है, ऐसे महान पुरुषों में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, भारतीय संस्कृति के प्रदर्शक प्रस्तोता भगवान राम और हमारे लिए शक्ति के आधारभूत हनुमान, इन तीनों का जो जन्म कल्याणक है, इनकी जो जन्म जयंती है वो इस माह में आती है। और उसके साथ साथ जिसके बारे में हम थोड़े अनभिज्ञ हैं, विश्व अनभिज्ञ है, जैन धर्म में एक नहीं किंतु अनेक ईश्वर की परंपरा रही है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को वो अपने अंदर ईश्वर शक्ति का उद्घाटक मानते हुए आदिनाथ भगवान जो इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, आने वाली चैत्र कृष्ण नवमी के दिन 26 मार्च को उनका जन्म कल्याणक जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं, इस जायसवाल दिगंबर जैन समाज, उसके साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर ने पूरा मिल करके जैन और जैनेतर बंधुओं के साथ आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक विशाल स्तर पर इस केसरगंज से निकलते हुए लालकोठी तक पहुंचकर जो एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सार्थक उद्देश्य हमारा है कि भौतिकता की चकाचौंध की ओर जाती हुई ये संस्कृति, विश्व में अंग्रेजियत की ओर जाती हुई संस्कृति जो पतन की ओर हमें लेकर के जा रही है, हम इससे उठ करके अपनी भारतीय संस्कृति के महत्व को समझे। जो नीच संस्कृति जिसे इंडियन कहा जाता है, उससे हट करके ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर के जाने वाले भारत शब्द की महत्ता हमारे बीच में बने। हम हिंदी संस्कृति, हिंदुत्व और भारतीयता के प्रति जागृत हों, इस उद्देश्य को लेकर के इस बार इस समाज ने ये निर्णय किया है कि हम अपनी संस्कृति के जागरण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए 26 मार्च को भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक, उससे लेकर के 14 अप्रैल को होने वाला महावीर भगवान का जो जन्म कल्याणक है, लगातार ये कुल 14 और 4 18 ऐसे 18-20 दिनों तक का ये महोत्सव पूरे अजमेर नगर में हम लोग मनाते रहेंगे, जिसका प्रारंभ 26 मार्च से होगा और उसका समापन 14 अप्रैल महावीर जन्म कल्याणक के रूप में होगा। हम सभी की भावना कि आप सब लोग सम्मिलित होकर के इस जन्म कल्याणक को अपनी संस्कृति की मशाल के रूप में हम लोग जागृत करें, जीवंत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान आदिनाथ एवं भगवान के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती जन्म कल्याणक महोत्सव दिनांक 26 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 24 को से हमारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। 25 तारीख को भी फंक्शन है और 26 तारीख को बड़े धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। इसकी एक शोभा यात्रा निकलेगी जो मंदिर जी में सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, जो नवज्योति प्रेस वाले रोड से होते हुए आर्य समाज रोड होते हुए लाल कोठी, ये इधर स्टेशन रोड होते हुए गांधी भवन होकर मदार गेट और लाल कोठी पर इसका समापन होगा। वहाँ आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज सह संघ का सानिध्य हमको प्राप्त होगा, उनके प्रवचन होंगे और उसके बाद हमारे समाज का वात्सल्य भोज होगा और प्रसादी का वितरण लाल कोठी में किया जाएगा और बड़ा हर्षोल्लास से हम इस पर्व को मना रहे हैं और आचार्य श्री का सानिध्य हमको मिलता रहेगा पूरे संघ का और समाज के अंदर काफ़ी उत्साह है और अजमेर की सकल समाज, जैन समाज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, नकल की रोकथाम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षाएं सीनियर सेकेंडरी की कल से प्रारंभ हो रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही है, जो 26 अप्रैल को समाप्त होगी। जानकारी के मुताबिक इस बार भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और नकल के रोकथाम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही है।
और ये परीक्षाएं सीनियर सेकेंडरी की कल से प्रारंभ हो रही है। इन परीक्षाएं जो अभी प्रारंभ हो रही है वो परीक्षाओं के अलावा 31 मार्च से सेकेंडरी की परीक्षाएं प्रारंभ होगी और ये सारी परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होगी। बोर्ड का मुख्य ध्येय, जैसा कि आप सबको विदित है कि मुख्य ध्येय प्रश्न पत्रों की सुरक्षा है, उसके लिए हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं। इस बार भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्रों को यथासंभव ट्रेजरी और पुलिस लाइन में और पुलिस थानों में रखा गया है। जहां पर नोडल केंद्र और एकल केंद्र है वहां पर भी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पहला प्रश्न जहां तक प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नकल की रोकथाम। इसके लिए बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर के उड़न दस्ते हैं, हमारे स्तर के उड़न दस्ते हैं, बोर्ड स्तर के काफ़ी उड़न दस्ते हमने बनाए हैं। इस बार 2 महिला उड़न दस्ते भी, विशेष रूप से महिला अधिकारियों के, शिक्षा अधिकारियों के भी 2 विशेष उड़न दस्ते बनाए गए हैं और हम प्रयास ये करेंगे कि नकल पर किसी भी प्रकार की कोई होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आपको ये भी बताना जरूरी समझूंगा मैं कि जो 11 संवेदनशील जिले हैं उनके अंदर प्रश्न पत्र थाने से या ट्रेजरी से जहां से ले जाने तक प्रश्न पत्र वितरण तक की वीडियोग्राफी होगी। इसी तरीके से जो संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्र है उन पर सीसीटीवी से भी करीब 400 से ऊपर सीसीटीवी केंद्र लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनका यहाँ पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके लिए हॉल में व्यापक व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर, नकल की रोकथाम को लेकर, केंद्रों की व्यवस्था को लेकर, बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने को लेकर, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्ण प्रयास किया गया है कि परीक्षाएं शुचितापूर्वक संपन्न हो और बोर्ड की जो मर्यादा और गरिमा है उसे हम उतने ही मर्यादित रूप से संपादित करवा सकें। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।